नमस्कार। मैं जनभुक्ता श्रीओम गौतम। आज हम आपको ये बताएंगे कि कॉलेजियम जो इसका एक काम करने का तरीका है, उससे न केवल ये चहेतों को आसानी से नियुक्ति दिलाने का काम करता है, बल्कि योग्य और वरिष्ठ जजों के साथ लगातार अन्याय करने का भी काम करता है। हमने आपको कई बार बताया है कि किस तरीके से जजों के नाम को लेकर कॉलेजियम अड़ जाता है। सरकार 25-25 महीने, 18-18 महीने, एक-एक साल नामों को रोक के रखती है, लेकिन कॉलेजियम 2-2 बार, 3-3 बार उन नामों को आगे करता है। और इसमें कई सारे विवादास्पद नाम पहले रह चुके हैं, के.एम. जोसेफ का नाम हो या फिर जस्टिस बी.आर. गवई, पारदीवाला, ये सारे नाम वो थे जो कई बार सरकार ने रोके थे। आज हम जिन जज साहब की आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, वो अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। और रिटायरमेंट का जो विदाई भाषण था, उन्होंने सीधे तौर पर न कहकर लेकिन इनडायरेक्टली सीजेआई के पद और उसकी तानाशाही पर सवाल उठाए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अभय श्रीनिवास ओका जी की, जिन्हें कुछ ओका या ओक भी कुछ लोग बोलते हैं। हमें भी कई सारे कमेंट आए थे कि आप इन्हें ओका नहीं ओक बोलिए। अब चूंकि उन्होंने नाम के अगर ओक है तो फिर ए क्यों लगाया, खैर छोड़िए, हम ओका ही कहेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग ओका से ज्यादा समझते हैं। तो एएस ओका महोदय के साथ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बहुत बड़ा भेदभाव या फिर कहें कि अन्याय किया था। ये जो ओका महोदय थे, ये 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बन गए थे, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में लेने में करीब 18 साल लगा दिए कॉलेजियम ने, जबकि उनसे जूनियर कई जजेस को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ले लिया गया था। इनका जब नंबर आया सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो इन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया और उसी आप कहें कवरिंग फायर दिया गया था। क्या किया गया था, उसी दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और अन्य जजों को उठाकर सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया था। और इसी वजह से जस्टिस संजीव खन्ना अभय श्रीनिवास ओका जी से 2 साल जूनियर होते हुए भी पहले चीफ जस्टिस बन गए और उनका नंबर कभी नहीं आया चीफ जस्टिस बनने के लिए। आपको एक और बात याद दिला दूं कि चाहे संजीव खन्ना हो, बी.आर. गवई हो या सूर्यकांत, ये तीनों के तीनों जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका से जूनियर थे हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट को लेकर। लेकिन चूंकि उनको सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2021 में लिया गया था, इसलिए ये तीनों और इनके अलावा कुछ और जज भी जो उनसे जूनियर थे, सुप्रीम कोर्ट में उनके सीनियर बन गए। अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने ये धोखा न दिया होता जस्टिस ओका को, तो शायद चंद्रचूड़ के बाद में वही भारत के चीफ जस्टिस बन सकते थे और एक लंबे समय तक वो रह भी सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जानबूझ के तब के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने संजीव खन्ना को पहले सुप्रीम कोर्ट बुलाया, उसके बाद सूर्यकांत और बी.आर. गवई जैसे तमाम जजेस को ढूंढ ढूंढ के वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए। इन लोगों की अगर आप देखेंगे, कोई 11 लोगों को बाईपास करके आया है, कोई 8 जजेस को बाईपास करके आया है, और संजीव खन्ना तो 32 जजेस को बाईपास करके आए थे। ये क्या है? क्या ये संवैधानिक है? क्या ये न्यायपूर्ण है? क्या ये नैतिक है? क्योंकि भारत के संविधान में भी जब नीति निर्देशक तत्वों की बात आती है, जिसके आधार पर तमाम निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट दिखता है, उनमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ। मोरालिटी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और जब हम जस्टिस की परिभाषा पढ़ते हैं, न्याय की परिभाषा पढ़ते हैं, तो न्याय कमोबेश नैतिकता के अनुरूप ही होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो चीज नैतिक नहीं है वो न्यायपूर्ण भी नहीं हो सकती, और जो अनैतिक है वो अन्यायपूर्ण ही होगा। हालांकि आज की जो न्याय की परिभाषा बन गई है, वो विधायी परिभाषा बन गई है।
यानी जो कुछ कानून के तहत मान्य है वो लीगल है, वैध है, और अगर उसको लेकर कोई कानून उसकी मनाही नहीं करता है तो वो चीज उचित है, वो लीगल है, और उसको करने पर कोई अपराध नहीं माना जाता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में मोरालिटी को ही कानून बनाते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। उस देश की, उस राष्ट्र की संस्कृति को कानून बनाते समय ध्यान में रखा जाता है, और केवल कानून बनाते समय ही नहीं बल्कि उस कानून की व्याख्या करते समय और उसका पालन कराते समय जो उस देश की ज्यूडिशरी होती है, जो उस देश की न्याय व्यवस्था होती है, वो हमेशा नैतिकता का ध्यान रखती है। और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का जो सिंबल है उस पर भी जो कुछ लिखा हुआ है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो एम्बलम है उस पर लिखा है यतो धर्म ततो जयम, यानी कि जहां धर्म यानी जहां नैतिकता है वहीं विजय है। पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के व्यवहार में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। पिछले 32-33 सालों में 100 से ज्यादा, हो सकता है 125 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति हुई है, लेकिन ज्यादातर केस में ये देखने को मिला है कि कभी बड़ी मुश्किल से ही किसी जज को सीनियरिटी के नाम ये नाते सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। जस्टिस ओका इस मामले में एक अपवाद थे। उनको उनकी सीनियरिटी जब सबसे ज्यादा ऊपर थी तब जाके 2021 में सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था। ऐसे और भी तमाम जजेस रहे होंगे जो सीनियरिटी में बहुत ऊपर थे लेकिन उनको बाईपास कर दिया गया। एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे AK मित्तल साहब। वो जस्टिस सूर्यकांत से 4 साल सीनियर थे, और जब पहला कॉलेजियम था उसने उनके नाम पर विचार भी किया था, हालांकि वो नाम सरकार तक नहीं पहुंचा था। लेकिन जब दूसरे चीफ जस्टिस आए तो उन्होंने उनके नाम को नजरअंदाज करते हुए उनसे 4 साल जूनियर जो जस्टिस सूर्यकांत थे उनको पहले प्रमोशन दे दिया। ये सब देखने को मिलता है इस कॉलेजियम की व्यवस्था में। लेकिन दूसरी तरफ उस पर तुर्रा ये है कि हमारे देश के जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो बड़े बड़े जज होते हैं, जब विदेशों में जाते हैं तो इसी कॉलेजियम की अनैतिक व्यवस्था का बहुत ज्यादा गुणगान करते हुए नजर आते हैं, इसकी अच्छाइयां बताते हुए नजर आते हैं, और ये सब उन लोगों को बताते हैं, उन देशों में बताते हैं जहां पर जजों की नियुक्ति या तो लेजिस्लेचर के द्वारा की जाती है या फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के द्वारा, या फिर पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव के द्वारा। लेकिन कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर जजों की नियुक्ति इस तरीके से भाई भतीजावाद को, चहेतों को पद देने के एक षड्यंत्र के तहत की जाती हो, और ऊपर से इसकी कोई जवाबदेही नहीं है, इसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। और इसी वजह से जब भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज रिटायर होते हैं तो बार बार वो इस चीज की जिक्र करते हैं। तमाम केसेस में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बड़ी 5-5, 7-7 जजों की बेंच ये मान चुकी है कि हाँ, इस कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं, खराबियां हैं, इसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन फिर उसके बाद वो जो एक जिद दिखाते हैं कि हम इसको नहीं खत्म होने देंगे, इसे बरकरार रखेंगे, और इसमें अगर कोई सुधार करना होगा तो वो हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए 2015 में NJAC का कानून पास हुआ था, और ताज्जुब की बात यह है कि उस कानून को संसद के दोनों सदनों में बहुत ज्यादा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। केवल एक व्यक्ति थे जिन्होंने उसका विरोध किया था, और वो थे राम जेठमलानी। उन्होंने शायद इसलिए विरोध किया हो कि जब 1993 में कॉलेजियम वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में उसको बनाए जाने के पक्ष में दलीलें दे रहे थे, यानी कि जजों की नियुक्ति जजों के द्वारा हो, इस तरीके की जब रूलिंग दी जा रही थी तो उसके पक्ष में खड़े थे। लेकिन एक और वकील थे जो उस समय उसको बनाने के पक्षधर थे, लेकिन जब NJAC का कानून आया था
तब वो उसके विरोध में थे, कॉलेजियम के विरोध में। कपिल सिब्बल ने उस समय कॉलेजियम को खत्म करने और एनजेएसी को लागू करने के पक्ष में मत दिया था। भारत के आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं ने उसको अनुमोदित किया था। उसके बावजूद उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहते हुए खारिज कर दिया था। अब यहां पर एक बहुत बड़ी चूक हुई थी मोदी सरकार से। उन्होंने उस कानून को दोबारा लाने की हिम्मत नहीं दिखाई, और जितने 19 तक जब वो संसद चली थी तब हमने बार बार कई सत्रों में ये देखा था कि विपक्ष की तरफ से मांग बार बार उठाई जा रही थी कि आप एनजेएसी को दोबारा लाइए, हम दोबारा से पास करके भेजेंगे और फिर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इसे खारिज कर पाता है। और पता नहीं क्यों, किस वजह से वो उस समय की संसद में मोदी सरकार उस कानून को वापस नहीं ला पाई। अगर शायद वो लाए होते तो उस समय उनके पास भी खुद का बहुमत बहुत था, विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार था। हो सकता है वो 2015 में है या 16 में ही ये कॉलेजियम खत्म हो गया होता। अब तमाम लोग सवाल उठाते हैं कि जब कॉलेजियम इतना दोषपूर्ण है, इतना अनैतिक है, इस तरीके से भाई भतीजावाद और चहेतों को रेवड़ी बांटी जाती है, और एक तरफ हाई कोर्ट्स में 33% के करीब वैकेंसियां पड़ी हुई हैं, लोअर जुडिशरी में 25% के करीब वैकेंसी है, तो फिर सरकार इसको खत्म क्यों नहीं करती? सरकार इसके खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं लेकर आती? वो कानून लाना इस अल्पमत सरकार के बस की बात नहीं है। जैसा एनजेएसी का कानून इतने ज्यादा संसद के बहुमत के बावजूद इन्होंने खारिज कर दिया। अब तो सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। विपक्ष पूरी तरीके से जजों के पीछे लामबंद हो चुका है। आप देख ही रहे हैं कि यशवंत वर्मा के मामले में किस तरीके से कपिल सिब्बल की दलीलें समझ से परे हैं। कपिल सिब्बल एक भ्रष्ट व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो उसके यहाँ जांच क्यों की गई, सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार था जांच कमेटी बनाने का, और तमाम तरीके की बातें करके उस भ्रष्ट जज को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। उसकी आड़ में दलील दी जा रही है कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ आपने महाभियोग क्यों नहीं लाया। जस्टिस शेखर यादव का एक जो मामला था वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाकर पूछताछ की थी, उनसे जवाब तलबी की थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट हो गया था। पर यहां तो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है, बेईमानी का मामला है, कदाचार का मामला है, मोरल टर्पिट्यूड का मामला है। उसके बावजूद इस भ्रष्ट जज को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार एनजेएसी जैसा कानून संसद में लाती है तो उसके पास होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। रास्ता क्या है? रास्ता है सिर्फ और सिर्फ जन जागरूकता। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जस्टिस ओका जैसा जज जो इसका खुद शिकार हुआ वो भी कभी खुलकर इस पर नहीं बोल पाए। हाँ, चलते चलते जरूर उन्होंने कहा कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के हाथ में सारी पावर है और वो मनमानी करते हैं। शायद उनका जो दर्द था 2019 से लेकर 2001 तक जो उन्होंने दर्द झेला था, और बाद में भी उन्होंने जो दर्द झेला था कि उनके जो जूनियर जजेस थे वो उनके सीनियर बन के बैठ गए थे, वो उनसे पहले कॉलेजियम का हिस्सा बन गए थे। ये सारी पीड़ाएं उन्होंने सही थी 5 साल, तो उसका दर्द उन्होंने बयान किया था। लेकिन अब हम चाहेंगे कि जस्टिस ओका को इस मामले में पूरे देश के सामने आकर इस कॉलेजियम की सच्चाई सामने रखनी चाहिए, और इसके पक्ष में जो जनमत बनना है, जो जनमत संग्रह हो, उसमें भी तमाम जो हाई कोर्ट के जजेस हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिनको बाईपास किया गया है, जिनकी योग्यता के बावजूद उनके जूनियर्स को उनके पहले सीनियरिटी दे दी गई है, उनको भी खुलकर इस पर बोलना पड़ेगा। तमाम वकीलों को इस पर बोलना पड़ेगा, जिनके मौके होते हुए, जिनकी योग्यता होते हुए भी कॉलेजियम उन्हें न तो हाई कोर्ट में जज बनाता है न सुप्रीम कोर्ट में जज बनाता है। केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को जज बनाया जाता है जो कॉलेजियम के उस समूह से संबंधित होते हैं। कॉलेजियम को प्रभावित करने वाले जो बड़े बड़े वकील हैं
उनसे जुड़े होते हैं, किसी के रिश्तेदार होते हैं, किसी के बेटे होते हैं या किसी के जूनियर रहे होते हैं। इन सारी विसंगतियों को दूर किए बिना भारत की न्याय व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। इसको सुधारने की बहुत बड़ी जरूरत है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस देश की जुडिशरी को सुधारा जाए, जिससे इस देश के करोड़ों लोगों को न्याय मिल सके। और न्याय हर व्यक्ति का सबसे पहला प्राकृतिक अधिकार होता है। राज्य की संकल्पना में सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो न्याय की होती है। अगर कोई राज्य व्यवस्था न्याय नहीं दे सकती तो उसके होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। शास्त्र में कहा गया है, दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशे च संप्रवर्ति। यानी कि राज्य के 3 प्रमुख काम है। पहला है अपराधियों को दंडित करना, दूसरा है अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करना जिससे कि और लोग अच्छे काम करें, सदाचारी बने, जनता में एक अच्छा संदेश जाए, और तीसरा है राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए न्यायपूर्ण तरीके से करों के द्वारा अर्थ का प्रबंधन किया जाए। तो जो पहला ही काम है उसमें ऐसा लगता है पिछले 75 सालों में भारतीय जो शासन है या भारतीय स्टेट है, भारतीय राज्य है, वो फेल हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें न संसद कुछ कर सकती है आज की डेट में, न सरकार कुछ कर सकती है। यानी कि इस दंड व्यवस्था ने खुद को एकदम अपने को सर्वशक्तिमान बना लिया है। इसे कोई कुछ नहीं कह सकता। ये किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं है। किसकी क्या योग्यता है, किस आधार पर उसको जज बनाया जा रहा है, ये भी कोई नहीं जान सकता। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग जगिए, दूसरों को जगाइए, और इस देश में जनमत संग्रह निश्चित तौर पर होना चाहिए। उसके लिए तैयार रहिए। हम एक छोटी कोशिश कर रहे हैं, शायद हमारी कोशिश आगे बढ़ पाए, उससे और लोग जुड़ पाए। अन्यथा दूसरे लोग भी अपने आपस में इन चीजों की चर्चा कीजिए और बात कीजिए कि इस देश की जुडिशरी में सुधार क्यों जरूरी है और सुधार क्यों होना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।